कोई नशेड़ी होता है ना, नशा का उसको आदत लग जाता है, तो लोग बोलते हैं ना मेरा बच्चे को नशे का आदत लग गया, इसको रिहैब सेंटर में डालो। तो शेयर बाजार में भी कुछ लोगों को नशा हो जाता है, तो उनको रिहैब में डाल देना चाहिए। Ladies and gentlemen, in the House of Finance today, we have none other than Vivek Bajaj. पता नहीं मैं इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करता हूँ, because already आप थंबनेल में देख चुके हो. But why this podcast will be so very interesting for you. एक तो you will know his perspective on the markets currently क्या चल रहा है. You will come to know his background, वो कब से markets में है, कब से नहीं है. और हमने economy की बात की है, हमने बात की है young investors की. What all has he learned from great investors. सही में आज बहुत मजा आने वाला है. हेडफोन लगाओ, स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी. So, ladies and gentlemen, today we have in the House of Finance Mr. Vivek Bajaj. Sir, सबसे पहले thank you so much for sparing time for us. It's a pleasure to have you on board with us. Thank you, Harsh. It's my pleasure as well to be there with you. Sir, अब सबसे पहले see everyone knows about you, but starting में I just want to know personally कि how did you come in the field of finance? जैसे you have been someone on the internet who's been talking about stock markets, who's been trying to spread the financial literacy for the longest time I could remember. I remember जब मैं 2010 में आया था. So e-learn markets एक बहुत major role था. So if I still remember मैं stock market courses search करता था, e-learn markets आता था वहाँ पे. So sir, tell us about that. Tell us about your journey आप stock markets आपने discover कैसे किया? What was your journey of discovering financial markets? यू नो वो स्टॉक मार्केट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कुछ डिस्कवर किया मेरे लिए। मेरी फैमिली में ना स्टॉक मार्केट का एक बैकग्राउंड ही था। माय फादर इज इनटू मार्केट, वी आर द मेंबर ऑफ द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। तो वो एक कल्चर जो स्टॉक मार्केट का था वो इट वाज पार्ट ऑफ द फैमिली अपब्रिंगिंग। बट एक बहुत बड़ी आयरनी थी कि माय फादर नेवर वांटेड मी टू कम इनटू स्टॉक मार्केट। अच्छा। हाँ, you know, because we all belong to that generation where our father figures have always asked us to stay away. क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता देखा, उन्होंने हमारे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में केतन पारेख ने बहुत डैमेज किया। बड़ी बड़ी फैमिलीज खत्म हो गए बिकॉज ऑफ केतन पारेख स्कैम। तो उसके कारण माय फादर आल्सो ऑब्वियसली लॉस्ट लॉट ऑफ मनी एंड वी वर लिटरली नॉट हैविंग मनी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय एजुकेशन। सो माय फादर डिडंट वांट मी टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट। सो बट स्टिल वो क्या है, कल्चर खून के अंदर में था शेयर बाजार। तो बट आई डिड वर्क विद जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड इन बॉम्बे फॉर सम टाइम। बट क्या मन नहीं लगता था वो, मतलब समहाउ वो अंदर से शेयर बाजार वाला जो कीड़ा है ना, वो हमेशा से बक करता था कि यार ये क्या कर रहे हो। बॉम्बे में म्यूचुअल फंड में मैं सेल्स करता था, आई वाज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेल्स टीम, तो मजा नहीं आता था। तो आई जस्ट थॉट let me come back and get into market. So I did came back to market into trading in 2002 जब डेरिवेटिव लॉन्च हुआ था। और पहला 1-2 साल बहुत पैसे बनाए। और ज्यादातर पैसे क्यों बने पता है? क्योंकि वो इनएफिशिएंसी बहुत था सिस्टम में। कैसे पैसे बनते थे कि हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, हमको अचानक से दिख गया कि कोई पुट ऑप्शन बेचने आ गया, बट वो बेचारा कॉल ऑप्शन बेचना चाहता था। तब आप इमेजिन करो ना कि हाँ, इमेजिन करो उसकी क्या मतलब ऑब्वियसली। तो ये क्यों होता था? बिकॉज ऑफ द ब्रोकर्स वर नॉट वेरी वेल मैनेज्ड बाय दैट टाइम। ये इसका रीजन क्या था? लोगों की नॉलेज नहीं थी, फैट फिंगर एरर करते थे, कॉल की जगह पुट बेच देते थे, कुछ भी चलता था उस समय, इतना इनएफिशिएंसी था। और हम लोग थोड़े पढ़े लिखे समझदार और उस टाइप से लोग थे, तो हम सिस्टम बना के बैठे थे कि कोई गलती करो और मैं उसमें पैसा बना लूंगा। तो अच्छा सर, बट आई एम श्योर जब आप बॉम्बे में होंगे तब तो बीएससी की बिल्डिंग तो बहुत चक्कर करते होंगे अराउंड द बुल। तो समय था नहीं, बट बीएससी की बिल्डिंग के आसपास आई एम श्योर आपने काफी वहां पे हैंग आउट किया होगा। हाँ, मतलब बॉम्बे में क्योंकि मैं नरिमन पॉइंट में काम करता था, तो इन डिफैक्टो और मीटिंग्स बहुत होते थे उस साइड में। तो आई मीन फ्रैंकली मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता बीएससी बिल्डिंग के, आम आदमी को होता है। मुझे तो नॉर्मल से बिल्डिंग लगती है, जबरदस्ती का हाइप क्रिएट कर रखा है लोगों ने इस बिल्डिंग के अराउंड। पता है सर, मुझे तो बहुत, मुझे आई गॉट अपॉर्चुनिटी एक बार जाने के लिए अंदर। और वहां पे उनके एक तो वहां पे से मैं तो बहुत मतलब आई थिंक 2012 या 13 में हैड अपॉर्चुनिटी को दे। और वहां तो बहुत हाई सिक्योरिटी सिस्टम उस समय तो थे, आई डोंट नो पहले थे कि नहीं थे। तो फिर लॉगिन कर गए थे, द स्टेयर केस वहां से पूरा शिपयार्ड दिखता है, तो जस्ट फेल इन लव विद इट। एक्चुअली पहले नहीं था इतना हाई सिक्योरिटी। वो जो बॉम्बे के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ना, तो उसमें बीएससी में भी उसके हुआ बाद था, काफी उसके हुआ था। बाद से ही हो गया। उसके पहले तो ऐवे ही था वो, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी उसके अंदर में। मुझे कई बार लगता है कि इतना क्यों सिक्योरिटी वहां लगा रखे हो, ऐसा क्या है वहां पे। और अब तो बहुत हाई सिक्योरिटी है, अब तो यू कांट इवन, मतलब आई थिंक उसके एरिया के आसपास फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते, इतना वो ज्यादा एरिया सिक्योर हो गया। that's because now it has been, I think if I'm not wrong, उसको हेरिटेज
का कैटेगरी में भी डाल दिया. दैट्स व्हाई आल्सो गवर्नमेंट इज केयरफुल. सो या अच्छा. कमिंग बैक, तो जब मैं ट्रेडिंग चालू किया ना 2002 में, 2000 अच्छे पैसे बने. फिर मुझे मतलब आई हैव ऑलवेज बीन एन एंटरप्रेन्योर, वांट टू बिल्ड थिंग्स. आई एम नॉट अ guy who will sit in front of laptop and just trade and make money. So I thought MBA कर लेते हैं, उससे मैनेजरियल स्किल्स मिल जाएंगे. तो इट वर्क वेरी वेल. आई डिड माई MBA फ्रॉम IIM इंदौर. 2 साल वो बहुत ही अच्छा जर्नी था. वी लर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे अगेन, वर्कड इन कमोडिटीज फॉर सम टाइम एज एनालिस्ट. फिर वही है वापस से कि काम वहां कर रहे थे बट मन नहीं लग रहा था, ट्रेडिंग करना था. तो वापस आ गए और फिर अपना कमोडिटीज ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, जितना कुछ ट्रेडिंग हो सकता है सब करते रहे. So this is very interesting. सर वैसे एक और चीज, जैसे आपने बोला कि स्टॉक मार्केट्स खून में था, तो क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ आपको इंटरेस्ट है, आपकी सिबलिंग्स को भी उतने इक्वली इंटरेस्ट है टुवर्ड स्टॉक मार्केट्स? वो हो जाता है एक्चुअली, सभी को इंटरेस्ट हो जाता है. एटलीस्ट जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक इंटरेस्ट होता है. बट मैंने देखा है कि थर्ड जनरेशन से या फोर्थ जनरेशन से लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस बिजनेस में. आप देखोगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी ना सेकंड थर्ड जनरेशन तक तो वो बिजनेस में रहते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं उस बिजनेस से. तो अभी मैंने मेरे हो देखा सकता है, आसपास मेरे थर्ड बाद फोर्थ वाले जनरेशन. मेरी बाद वाली जनरेशन हो सकता है उतना कीननेस नहीं दिखाए इसमें. सो जब I मैं can ये imagine. ट्रेडिंग डेस्क अपनी बना रहा था तो मैंने ना यहाँ पर कलकत्ता में एक एकेडमी चालू की, ऑफलाइन सेंटर, ऐसे ही पढ़ाने के लिए और अपने ट्रेडिंग डेस्क के टैलेंट के लिए. वैसे कौन से साल की बात है ये? 2008 में. 2008, ठीक है. एक्चुअली 2007 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद में मुझे लगा कि अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, छोटे करके तो होगा नहीं अब. तो 2008 में हमने एक बड़ा सा ट्रेडिंग डेस्क बनाया, करीबन 150 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का. तो उस ट्रेडिंग डेस्क को भरना है तो लोग कहाँ से लाएं. तो मैंने एकेडमी चालू कर ली वहीं पे, क्रेंट एकेडमी के नाम पे, कि चलो लोगों को कोर्स कराते हैं, सिखाते हैं ट्रेडिंग, और हमारे यहाँ पर जो बेस्ट टैलेंट है उसको रख लेते हैं. तो ये प्रोसेस वाज मोर ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड गेटिंग द राइट टैलेंट फॉर माय ट्रेडिंग डेस्क. एंड सर दिस वाज इन कलकत्ता इटसेल्फ या फिर आप मुंबई में तो समय? कलकत्ता. हाँ सर, क्योंकि आई रिमेंबर 2002 से 2007 तक मार्केट्स भागा था अच्छे से. वो तो बहुत, वो आर पावर का आईपीओ वो सब आया था, तो उस समय तो काफी एक्साइटमेंट रहा होगा. क्रेडिट एकेडमी जो आपने पूरा शुरू किया होगा उसमें तो काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा होगा. हाँ, मतलब ओवरऑल ही लोगों को इंटरेस्ट तो रहता ही है. बट सी उस समय सोसाइटी में ना एक अलग सा टैबू है कि शेयर बाजार कौन सीखता है. ये एक कैटेगरी ऑफ लोग है जो बोलते हैं यार हमको तो आता ही है सब कुछ, विच इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया विच बिलीव्स दैट उनको सब कुछ आता है. एंड द अदर पॉपुलेशन विच नोज दे डोंट नो, दे विल से दैट यार शेयर बाजार को सीखता है क्या, कुछ और सीखो. तो उस समय प्रॉब्लम तो था. शेयर बाजार में इंटरेस्ट रहता है लेकिन सीखने के लिए वो जो एक एनर्जी, पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ती है, लोग जनरली रेजिस्टेंस थे. उस समय तो बहुत थे, अभी फिर भी पीपल हैव कम ओपन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. उस समय तो रेजिस्टेंस रहा. बट मेरा पर्पस तो, I was not making profit in that business. It was largely to get people on board for my trading desk. 2013 तक ये किया, ट्रेडिंग किया एंड डेस्क अच्छा बनाया एंड ऑल दोस थिंग्स. फिर 2013 के बाद में समझ में आया कि कुछ और करते हैं लाइफ में, which should have a larger purpose. It should not be only trading and making money. तो फिर वो ईलन मार्केट्स और स्टॉक सोशल, ये सब का एक इकोसिस्टम का एक बीज. सर टेल अस द विजन अबाउट ईलन मार्केट स्टॉक एज. देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है तो उसके स्टेप्स होते हैं जर्नी के. पहला वो सीखना चाहता है, फिर उसको डेटा चाहिए, उसको एनालिसिस करना है, फिर वो कोलैबोरेट करना चाहता है लोगों के साथ में प्रॉपर्ली ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, और फाइनली वो इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो विजन यही है कि इंडिया के अंदर में बहुत लोग आने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि ब्याज दर इंडिया में बहुत जल्दी से बढ़ेगा नहीं अब. नाउ दिस इज अ न्यू नॉर्म इन इंडिया, प्रॉब्ली 6.5% FD रेट, और यहाँ से घटेंगे आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर में. तो इक्विटी मार्केट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग फॉर एनी इंडिविजुअल. Vision is that we become one of the catalysts who is instigating that thought process, that journey for a retail individual investor. Wow. तो अच्छा है जर्नी. It has been good. More than anything else, I think the way we have touched the life of so many investors and making them believe that आपसे हो सकता है, जब हमसे हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं हो सकता है. खाली वो एफर्ट, वो थॉट प्रोसेस को आपको स्ट्रक्चर वे में अपने लाइफ में डालना पड़ेगा. Yes, so definitely this is very very powerful. And interest rates तो हाँ आई डोंट थिंक ऊपर जाने वाले हैं. कि अभी फेड का भी आ रहा था तो शायद वो भी इंटरेस्ट, जबकि इन्फ्लेशन वहाँ पे यूएस में तो अभी 40-year हाई चल रहा है, बट तभी भी आई डोंट, दे वेरी रेजिस्टेंट टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा सर, अब यू इन सो मेनी इयर्स यू हैव सीन सेवरल पीपल कमिंग टू यू कि लोग बोलोगे सर स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है, ये वो है. और बहुत बार जो एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो हुआ है कि बहुत ऐसे लोग आते हैं 6-6 महीने में दुकान बंद हो जाती है, फिर वो कुछ और पैशन मिल जाता है.
सो अगर आपके पास कोई नया आदमी आता है, कोई भी, वो एनी एज ग्रुप, एंड ही टेल्स यू दैट विवेक, या मुझे ना स्टॉक मार्केट में पैशन, मुझे यहाँ पे करियर बनाना है, सो आप ऐसी उसमें क्या 3 चीजें देखोगे विद योर एक्सपीरियंस कि यू माइट से कि यार दिस गाय विल डू वेल? मतलब उस बंदे में रियलिटी में पैशन है कि नहीं, उसको जज करने के लिए? नहीं, मतलब आप एक बिगिनर इन्वेस्टर में ऐसी क्या 3 क्वालिटीज आप देखोगे जस्ट टू सी कि यार ये आदमी स्टॉक मार्केट्स में ही हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट एंड ही कैन बिकम अ वेरी गुड इन्वेस्टर ट्रेडर? सबसे पहला चीज मैं देखता हूँ कि ये पढ़ता कितना है, because I've seen that people who read a lot tend to make lot of money in stock market. अगर कोई पढ़ता नहीं है तो और आजकल रीडिंग और watching right videos is also kind of a reading, but still reading has its own gravity than watching videos, so that is important thing. Second is कि पेशेंस को टेस्ट करना बहुत जरूरी है. रेस्टलेसनेस जो जिनके अंदर होता है ना, जिनका टेम्परामेंट वीक होता है, जनरली वो weak hearted होते हैं, तो they move out of the system in the market scenario when market is not favoring them, because market will definitely not favor all the time. There will be patches when market will not be in favor. वो क्या एक बंदे का बैकग्राउंड से पता लगता है. The more you talk to that person कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने पढ़ाई कितनी की है, सिचुएशंस उसको देते हैं हम लोग कि तुम अगर ये सिचुएशन में हो तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे. तो जो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हैं, जो रिएक्टिव ज्यादा हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करना. और थर्ड इज द प्रोपेंसिटी टू लर्न. मार्केट यू नो, एंड आई मीन वी all of us, the entire ecosystem is trying to teach the right way to the market, so market participants. So कितना वो प्रोपेंसिटी है कि वो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो पता लग जाता है. अब जब आप उससे पूछोगे ना कि भाई लास्ट तूने क्या बुक पढ़ा, अच्छा तूने कुछ आर्टिकल पढ़ा है क्या, लेट्स टॉक अबाउट दैट, तो पता लग जाता है कि ये सीखने के लिए आया है कि ये वीडियो गेम खेलने आया है. Very well put, sir. So 3 चीजें. सबसे पहला read a lot, which I could not agree more. Second, emotional balance. वो तो है ही, because बहुत हम बोलते हैं कि अरे मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ दूंगा, बट जब 10-11 साल तक आपका स्टॉक वहीं बैठा हुआ है, दूसरे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म वगैरह सब वो खिड़की के बाहर चला जाता है. एंड थर्ड चीज आपने बोला, दैट थिंग ऑफ लर्निंग. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. नाउ सर, मैं ये देख रहा था आपके चैनल में ना, यू हैव interviewed some of the biggest investors in the country. You've got opportunity to talk to them. So what are the 3 things you find common कि यार हर बड़े इन्वेस्टर में ये 3 चीजें तो है ही? एक्चुअली वो अपने पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं. मैंने देखा है, पहला चीज यही है कि अगर राकेश जी के पास 40,000 करोड़ भी होगा ना, तो वो 1 रुपए को भी बहुत वैल्यू देंगे, बिकॉज ही नोज दैट वो 1 रुपए से उनके बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इम्पल्स में कुछ भी ले लिए, कुछ भी बेच दिए. They give lot of importance to every decision making. जो हम लोग जनरली रिटेल इन्वेस्टर क्या इम्पल्सिव होता है, तो वो किसी ने बोल दिया कुछ तो वो कर लेंगे. बट आप राकेश जी से करवा के दिखाओ, या राधा कृष्ण दमानी जी से करवा के दिखाओ, या जो मेरे गुरु हैं रमेश दमानी जी, उनसे करवा के दिखाओ, वो सुनेंगे सबकी, बट दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू. मतलब वैल्यू ऑफ 1 रुपी भी उनके दिमाग में रहता है. एब्सोल्युटली. एंड द अदर थिंग इज दे हैव सच अ हंगर फॉर लर्निंग कि वो एक 16 साल के साथ भी बैठ के सीखना चाहते हैं. I mean, I have interacted with Ramesh Damani ji very closely because he is investor in my company. तो he is crazy for learning. वो मतलब ऐसा नहीं, एज नहीं देखते हैं कि मेरे को 60 साल के या 50 साल के आदमी से सीखना है. वो लोग ये सोचते हैं 16 साल से क्या सीख सकता हूँ, 20 साल से क्या सीख सकता हूँ, 25 साल से क्या सीख सकता हूँ. So it's very interesting because क्योंकि ऐसा ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि यार मतलब यू नो दे हैव मेड इट इन द मार्केट, दे हैव नो पॉइंट टू प्रूव क्या मतलब रमेश दमानी, दैट नेम इज इनफ. उसके बाद भी they don't have any ego कि यार अब अच्छा तू मुझे सिखाएगा मार्केट्स क्या, something like this, nothing like this. Not a single big guy I have interacted. जैसे मिस्टर विजय केडिया के साथ मैंने फेस टू फेस किया, वो हमने लाइव भी किया, तो उनके साथ जब बात किया था तो not a single moment he gave that feeling to me कि तुम क्या सिखाएगा मेरे को. And obviously he has full right to say that. आज मेरे मुंह पे बोल सकते थे कि तेरी क्या सिखाएगा, but he was like कि अरे विवेक नया क्या है बताना, क्या है सीखने को, क्या है बताना. This is what they do. Wow. I also interacted with Suchita Dalal, and उनके साथ भी जब मैं बात कर रहा था, I saw that and that's why becoming big is not just about money. It's about that persona, that they are larger than life. Why they are larger than life? Because they have the uncanny ability to learn a lot from everyone. Right? लेकिन कुछ लोगों का एक माइंडसेट होता है कि फीडबैक के लिए ओपन रहते हैं. कुछ लोगों का माइंडसेट, आप आज राकेश झुंझुनवाला जी को आप ज्यादा फीडबैक देने जाएंगे तो ही विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट.
बट रमेश जी को आप फीडबैक दोगे तो he'll be happy about it. So different people have different tolerance for feedback, but learning tolerance more or less सबका मैंने देखा है बहुत हाई. Wow, this is really inspirational. और जो मैंने देखा है कि जो ट्रेड करते हैं ना, टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं, तो उनको ना लॉस काटना आता है. दैट इज आई थिंक द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड अ नॉट सो सक्सेसफुल, कि अ सक्सेसफुल वन नोज व्हेन टू कट द लॉसेस. बट अब इसमें बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि अब जो ट्रेडर है तो इट्स अज्यूमिंग कि वो कोई स्ट्रैटेजी कॉल कर रहा है, स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग हो गई कुछ, तो फिर इसमें व्हाट इज द स्किल? वो तो स्टॉप लॉस ही काट रहा है. नहीं है ना वो सब. इट्स लाइक दैट AK-47 सबको दे दी जाए, बट सब थोड़ी ना चला पाएंगे. स्टॉप लॉस है तो बहुत ही सिंपल, AK-47 ही है वो, बट आपको देंगे तो वो सेम निशाना आप तो ही ना मार पाएंगे, द सेम निशाना मैं भी नहीं मार पाऊंगा. कई लोग तो चलाते समय उनका बॉडी हिल जाएगा, बंदूक ठीक से नहीं चलेगी. तो आई थिंक स्टॉप लॉस फॉर इज ऑल द ग्रेट. यंग व्यूअर्स ना, बहुत जैसे बहुत बार स्टॉक मार्केट में आई थिंक मेरे साथ तो हुआ था, जब मैं आया था मार्केट में लगता था यार तो आसान है, लोग यहाँ प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते. फिर वही 6-7 महीने बाद जब मार्केट में हो तो फिर हम सब लेवल पे आ जाते हैं कि यार नहीं, इसलिए तो ऑल द यंग इन्वेस्टर्स जिनको लगता है ना कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं फॉलो होता, आई थिंक ये AK-47 वाला काफी अच्छा है. ठीक है सर, अब सर बात करते हैं करंट मार्केट्स की. मार्केट्स हैव बीन क्रेजी, ठीक है, एंड इकोनॉमी और मार्केट्स में डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है. सो सबसे पहली चीज अभी as of now for 2022, where do you see the markets headed to? आपको what is your analysis on the markets? ओके, सो पहली बात तो इकोनॉमी और मार्केट में डिफरेंस हमेशा था, हमेशा रहेगा, बिकॉज मार्केट हमेशा 6 महीने से 1 साल आगे की सोचता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई टेल पीपल दैट डोंट फॉलो मार्केट ओनली टू इन्वेस्ट or trade. Follow market because you want to know what is going to happen in the economy. और एज अ बिजनेसमैन अगर आप कोई तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. अभी मार्केट ने क्या किया पिछले 2 साल के अंदर में, एक तरफा मार्केट के अंदर में रैली, एंड वी ऑल नो द रीजंस व्हाई दिस रैली हैज बीन देयर, लिक्विडिटी ड्रिवन एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज देयर. एवरी वन ऑफ अस नोज अबाउट द रीजंस. मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है प्राइस बेस्ड करेक्शन और टाइम बेस्ड करेक्शन. अभी मार्केट में टाइम बेस्ड करेक्शन चल रहा है because market has to spend some time at these levels before it start giving you hints for next major move. Now कितना बड़ा वो टाइम हो सकता है वो बताना बहुत मुश्किल है. although there are science जैसे ज्ञान थ्योरी वगैरह है, ये बताने की कोशिश करती है कि इतना समय मिनिमम मार्केट को चाहिए अब नेक्स्ट मूव करने के लिए. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, तो मुझे नहीं पता. डू यू थिंक कि 2021 भी टाइम बेस्ड करेक्शन का वो प्रोसेस ही चल रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि शायद ये 2021 या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 भी हो सकता है. आई डोंट नो, it's very difficult to, I'm not an expert. There are people who have done this and they have estimated it well, but मुझे नहीं पता कि ये time based correction कब तक चलेगा. But my sense is कि market has become kind of a jittery because of certain things around the market right now. जैसे यूपी इलेक्शन है या बजट आएगा 1 Feb को, एंड देन ऑब्वियसली ग्लोबली टेपरिंग की बात वापस चालू हो गई है, तो एक माहौल वैसा क्रिएट कर दिया गया कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जोन में चला गया है, विच आई थिंक इज अ कोइंसिडेंस. ये टाइम बेस्ड करेक्शन होना ही था और ये रीजन बन रहे हैं कि टाइम बेस्ड करेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है. क्या ये मंदी की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज अगर आप 2000 का मंदी के बाद रिकवरी देखें, 2008 का मंदी के बाद रिकवरी देखें, वो सेम फॉर्मेट ही है कि मंदी आ रही है, रिकवरी आया है, फॉल आया, रिकवरी आया, मार्केट स्टेबल हो रहा है, और फिर नेक्स्ट रैली आएगा. कब आएगा नहीं पता है, बट रैली तो आएगा. तो कमिंग बैक टू द आंसर कि 2022 में क्या होगा, तो 2022 में मार्केट विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव इन दैट ईयर, बट वो कितना लो जाके रिकवर करके कितना ऊपर जाएगा वो नहीं पता है. That's the thing. So I will keep my mind very positive. वैसे भी I'm a very optimistic person. So I will always try to figure out how I capitalize on these falls which are coming in the market. True. So I think to quote Warren Buffett, stock market is not for pessimist. So that is, I think, summarize everything. But sir, एक और चीज जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि अब इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का रिलेशन है लॉन्ग टर्म में तो एक डायरेक्शन में रहता है, बट शॉर्ट टर्म में इट कैन वेरी. एंड आपने बोला कि 6 महीने 1 साल तक का डिफरेंस रह सकता है. बट जो सर हम देख रहे थे कि 2016 से डीमोनेटाइजेशन बीइंग वन ऑफ द ट्रिगर्स, उसके बाद से इकोनॉमी नीचे आ रही थी एंड कोविड ने चलो हमारे होल गैप्स को और बड़ा कर दिया तो और नीचे आ गए. So 2016 to 2021, it's been 5 years. So why do you feel there's still such a big gap between the economy and stock market? जो 5 साल गैप चला आप उसकी बात कर रहे हैं,
Economy was not doing good in pockets. Some sectors were doing very good and some sectors were not doing good. I agree to that, especially the sectors which were grossly hit by the in newly introduced regulations. जैसे फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ऑब्वियसली जो अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर थे उन पे इम्पैक्ट आया, बट जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फिनटेक इकोसिस्टम है, दे एक्चुअली ग्रोन और जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा. सर जो गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम्स है, आईबीएस, एनसीएलटी, रेरा और डीमॉडर्न जीएसटी, तो बेसिकली वो पूरा हम वी वर गोइंग टुवर्ड्स द पूरा चक्कर घूम रहा था फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड. एग्जैक्टली. तो बिकॉज ऑफ व्हिच लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कुड नॉट कीप अप, राइट सर? बट सर मेजॉरिटी तो हमारा अभी एज ऑफ नाउ तो मेजॉरिटी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही आ रहा है. हाँ. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? तो मार्केट बिकॉज फ्यूचरिस्टिक को माइंड में रखता है, तो हिस्टोरिकली यस वी आर मोर ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी एंड वी आर बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड इन मच फास्टर पेस नाउ. You look at the GST numbers, that will give you clear reflection कि हम कितना organized की तरफ हम move कर रहे हैं. I think this was October 2021 highest GST collection हुआ था 1,30 crore something like this, ऐसी कोई figure था. ये बढ़ेगा ही. तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी से ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है. एंड मार्केट ऑलवेज लुक एट फ्यूचर. नाउ हर्ष यू कैन क्वेश्चन मी कि सर कितना फ्यूचर देखता है मार्केट. एक्चुअली ये बहुत ही फनी चीज है कि अब कोई एनालिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको कोई क्लियर कट उसका आंसर नहीं देगा. वो बोलेगा 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है. इनफैक्ट कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिसको लोगों ने 25 साल के आने वाले फॉरवर्ड अर्निंग से वैल्यूएशन कर दिया. हाँ, मेरा इसका एक ही लॉजिक है, फ्यूचर आप उतना ही देखते हैं जितना सिस्टम में लिक्विडिटी है. अगर पैसे बहुत है सिस्टम में तो आप और दूर जाएंगे, पैसे कम है सिस्टम में तो और पास आएंगे. तो अभी क्योंकि मनी प्रिंटिंग एक फुल फ्लो में चल रहा है और कहीं भी कोई इंटेंशन, ऑब्वियसली बात कर रहे हैं लोग स्लो डाउन करेंगे, बट कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता है. मनी प्रिंटिंग जब तक हो रहा है तब तक हम हाई स्पेकुलेटिव वैल्यू मार्केट को दे रहे हैं, विच इज अ फंक्शन ऑफ कितना दूर का हम सोच रहे हैं. तो मार्केट अभी 5 साल आगे का भी एस्टिमेट कर रहा है क्योंकि पैसे सिस्टम में है और 5 साल आगे का एक प्रोजेक्शन किया जा सकता है. अगर टाइटनिंग हो जाएगा लिक्विडिटी तो मार्केट और पास आ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं हमको 2 साल बाद का नहीं प्रोजेक्शन करना, अभी का प्रोजेक्शन करके बताओ. So this is very interesting. एक तो point सही. Obviously no analyst can tell कि अच्छा ये करो कि only God can do that. बता पाएगा. तो it's I think unfair for anyone to even expect someone कि he knows all the right answers. But ठीक है, I just want to know your opinion. अब सर एक और चीज, जैसे आपने liquidity का बोला, you're right. Liquidity, what I feel that जो stimulus होता है economy के लिए, it's like a steroid to an athlete. मतलब he can outperform to another level. Yeah. अब अगर हम US में देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फेड ओनली कि फेड कितना प्रिंट कर रहा है. यूएस में पहले 2008 से थिंक बेन बनाकी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेन बनाकी की गवर्नमेंट जब रियल एस्टेट बस्ट हुआ था, वहां से ही स्टार्टेड पंपिंग इन मनी इनटू द इकोनॉमी. अब वो करते करते पूरा स्टीप टर्न हुआ आफ्टर 2020, जहाँ पे $8 ट्रिलियन का $8 ट्रिलियन का स्टिमुलस है यूएस में, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. तो अब इस सिचुएशन में अगर फेड अब और करेंसी प्रिंट करेगी, उसका फायदा तो होनी है बिकॉज इन्फ्लेशन स्टिल इंक्रीजिंग एंड इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग दैट फास्ट, बिकॉज वहां पे भी फांग स्टॉक्स ही हैं जो फिनटेक प्लेटफॉर्म जो आप बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी, दे आर आउट परफॉर्मिंग. सो व्हाट डू यू थिंक फेड का और क्या हो सकता है? डू यू थिंक दे विल कंटिन्यू वो प्रिंटेड, या फिर डू यू थिंक दे आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर तो उसमें पूरा एक अलग इश्यूज आ जाएंगे. सो आपको क्या लगता है? अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन. व्हाट डू यू थिंक Fed can do at this situation? जब आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हो ना, तो आपको पूरा वो यील्ड कर्व को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो अगर हम यूएस यील्ड कर्व देखें 2 ईयर और 10 ईयर, तो अभी इन्फ्लेशन के कारण जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 2 ईयर यील्ड कर्व में आ रहा है. तो वो पूरा जो कर्व है वो ऐसे हो रहा है कि 2 ईयर वाला बढ़ रहा है और 10 ईयर वाला जो है वहीं पर ही पड़ा है, तो वो शेप चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट को पता है कि इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म फेनोमेनन है, और क्योंकि इन्फ्लेशन इज मोर ग्रोथ. अभी हम लोग बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन में है जहां पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है. कॉस्ट पुश क्यों है? क्योंकि कोविड हो गया तो हर चीजों के दाम बढ़ गए बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी. और डिमांड पुल क्यों है? क्योंकि डिमांड जनरेट हो गई. अब यूएस में इतना ज्यादा ग्रोथ आ गया है, इन्फ्लेशन इज बैक्ड बाय ग्रोथ. तो दिस इज द क्लासिक सिनेरियो राइट नाउ. तो मुझे लगता है कि फेड विल बी वेरी केयरफुल कि अभी कुछ वो ऐसा अनरीजनेबल एक्ट ना करे जिससे उनके ग्रोथ के अंदर में जो एक फास्ट ट्रैक हुआ है, ग्रोथ के अंदर में कहीं कुछ स्लो डाउन आ जाए, बिकॉज देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल किल देम और उनका ग्रोथ को काफी
सबड्यूट कर देगा, डेफिनेटली दे विल स्टार्ट मॉडरेटिंग। और देखिए 1-2% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दिया तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन्फ्लेशन अगर 1% बढ़ेगा, मतलब 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, तब कुछ इम्पैक्ट आएगा। अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ भी गया तो उससे कितना इम्पैक्ट आएगा। तो आप ऑब्जर्व करो, 2 year yield हैज गॉन अप एंड 10 year yield हैज नॉट गॉन अप। इसका मतलब लॉन्ग टर्म वो इन्फ्लेशनरी अभी तक प्रेशर उनको दिख नहीं रहा है कि वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को एग्रेसिवली बढ़ाएंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है, जिसके कारण मार्केट ऑलरेडी फॉल भी कर गया एक्सपेक्टेशन के कारण। ये सर काफी अच्छा पॉइंट था, that 2 year yield has gone up, 10 year yield has not gone up. So yes sir, this was actually a very very good point. ठीक है सर, I think this is very interesting. अच्छा सर, अब एक और चीज, जैसे कि अब the entire stock market, right, जो अभी हम पूरा रश देख रहे हैं कि हम एकदम क्रेजी लेवल्स पे जा रहे हैं, the public participation has increased and obviously social media ने बहुत अच्छा ट्रिगर किया है, क्योंकि अब पहले आईपीओ का एक हल्का सा आता था सीएनबीसी के टीवी पे साइड में, ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है, अब तो हर लोग अपनी एनालिसिस, इट्स ब्यूटीफुल, मुझे तो देख के बड़ा मजा आता है। तो सर जो 2002 टू 2007 का टाइम था, व्हेन द मार्केट्स वर इन कंप्लीट बुल रन, और जो अभी का टाइम है, डू यू व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू सी, कि दोनों बुल रन में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? क्या उस समय भी पार्टिसिपेशन बहुत हाई हो गई थी क्या? व्हाट वाज द सिचुएशन बैक देन एंड नाउ? आई थिंक अभी उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत हाई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। उस समय जो इम्पैक्ट होता था उसमें इट वाज मोड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ and your circle of influence was limited. But now with social media, every single information reaches the masses very fast. So the gravity or the magnitude of impact of any information is very very high. ये दो धुरी तलवार है। इसके फायदे भी बहुत हो रहे हैं कि इट इज वी आर रीचिंग टू रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ भारत एंड हेल्पिंग देम कम ऑन बोर्ड इनटू द सिस्टम। बट उसका डिसएडवांटेज भी है कि कई लोग उसको नाजायज फायदा भी उठाते हैं। ट्रू सर, ट्रू। आई रिमेम्बर ये अडानी का सिचुएशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अडानी का कुछ था ना कि उनके इन्वेस्टर्स के वो इरेगुलर कुछ एक्टिविटीज थी, तो वो इतना बड़ा स्केल अप हो गया विदाउट इवन एनीथिंग। तो यस सर, आई कंप्लीटली एग्री टू दिस। तो नंबर ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे। उस समय के जो तेजी के अंदर में जो लोग आए थे उसमें से शायद 20-25% रह गए थे, बट वो आए कितने थे? 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग आए होंगे 2003-4 2007 तक में भी 2 करोड़ लोग आए होंगे, उससे ज्यादा नहीं आए थे। तो 20% रह गया, मतलब 40-50 लाख लोग रह गए। अभी आ रहे हैं, मतलब अभी तो चालू हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाला 2 साल तक और आएंगे, बिकॉज LIC का IPO ही लेके आएगा इतने लोगों को। तो अगर वो समझ लो आप 10 करोड़ लोग और आ रहे हैं, 10-15 करोड़, और उसमें से 25% रह जा रहे हैं, तो 2.5 करोड़, मतलब जो पहले थे उतने ही अब रह गए, तो इन्वेस्टर बेस तो डबल हो गया ना। ट्रू सर, ट्रू। क्योंकि अब हम इससे ही पता कर सकते हैं, अब मैं इसमें इन्फ्लेशन वगैरह को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर जो हमारे आईपीओ आए थे लाइन से, पॉलिसी बाजार, नाइका, और कौन से थे जो बड़े आईपीओ आए थे, देन पेटीएम, एंड देयर वाज अनदर वन, देयर वाज फोर्थ वन आल्सो, ओहो मैं नाम बोल रहा हूँ, बट इन सब का मिला के ही जो उन्होंने पैसा उठाया था, देयर वाज 36,000 करोड़। 2007 में 33,000 करोड़ का था। इन पांच आईपीओस का ही वो 36,000 करोड़ था। पर हाँ सर, वो तो है सर। उसको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, उसको आपको वैसे नहीं देखना होगा। इट्स नॉट अ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, बिकॉज उस समय का जीडीपी और अभी का जीडीपी में फर्क है। यस सर, इन्फ्लेशन रेट में पूरा फर्क है। हाँ, वैल्यू ऑफ मनी में फर्क है। तो उस समय 30,000 करोड़ आज का 30,000 करोड़ नहीं हुआ ना, आज का वो कम से कम 1 लाख करोड़ होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हाँ, मैं तो वही उसको कंसिडर नहीं कर रहा, बट जस्ट टू थिंक ऑफ द नंबर्स इटसेल्फ, इट्स जस्ट सो क्रेजी। क्योंकि 2007 में तो नोबडी कुड हैव इवन इमेजिन की, तो उस समय जो मैं स्टैटिस्टिक देख रहा था, आई थिंक 107 108 आईपीओस वर लिस्टेड, आर पावर बीइंग वन ऑफ देम, और तब ये फिगर था। अब किसने सोचा होगा 10 साल बाद 5 आईपीओस ये पूरा फिगर क्रॉस कर जाएंगे। सर अब एक और चीज इज दैट, अब जो नए ट्रेडर्स आते हैं, एक फ्यूचर ऑप्शंस उनके लिए बहुत एक वो रहता है, इट्स लाइक अट्रैक्टिव कैंडी। आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार फ्यूचर ऑप्शंस डिस्कवर किया था, आई थिंक दिस वाज आफ्टर 1.5 to 2 years ऑफ माय जर्नी स्टॉक मार्केट, तब मैंने फिर डिस्कवर किया, आई थॉट कि यार ये तो गोल्ड माइन है, ये तो मतलब व्हाई हैजंट एनीवन टोल्ड मी अबाउट दिस एनी टाइम। तो बट इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इट्स वेरी सिवियर। सो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट टाइम फॉर समवन टू एंटर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? डू यू थिंक ही शुड डू फ्रॉम द स्टार्ट, या फिर कुछ टाइम बाद? What is your take on this? मुझे लगता है इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन कम्स विद अ बैकग्राउंड, विद अ रिस्क एपेटाइट, विद अ बैगेज। ट्रू। कई लोग डे वन से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम कर पाते हैं बिकॉज उनके पास वो 20 लाख रुपया है डिस्पोजेबल कैपिटल, तो वो ट्राई करना चाहते हैं। तो आज आपको अगर मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना है तो लिवरेज लेना पड़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ नेचुरल लिवरेज प्रोडक्ट व्हिच यू कैन गेट, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, जो कि नितिन कामत ने ही बोला था ना कि उसके जो कस्टमर नए आ रहे हैं
उनका कैपिटल बेस ही बहुत छोटा है, तो लेट्स एज्यूम कि वो 50,000 रुपए ही है। अब 50,000 रुपए आप ब्रोकर के यहाँ पर डाल रखे हैं, तो उसमें तो फ्यूचर्स और ऑप्शन नहीं कर सकते आप। हाँ, ऑप्शन बाइंग का काम कर सकते हैं, विच हैज इट्स ओन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो कैश मार्केट बिकम्स द मोस्ट नेचुरल चॉइस फॉर पीपल टू स्टार्ट। और आजकल क्या है, कैश मार्केट में भी लिवरेजिंग हो जाती है, तो कई ब्रोकर्स हैं जो आपको मार्जिन फंडिंग कर देते हैं अगर आपके पास पैसे हैं, तो टेक्निकली आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पार्टिसिपेट कर ही लिए कैश मार्केट के थ्रू। तो बट यू फील कि कैपिटल होना चाहिए तभी इट मेक्स सेंस फॉर वन टू गो इनटू फ्यूचर और ऑप्शंस। खाली कैपिटल नहीं है, खोने के लिए कैपिटल होना चाहिए। दिस वाज नाइस, दिस इज एक्चुअली इट्स अबाउट माइंडसेट, नो, कि आपको पता है इतना लग जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा घर चलेगा, मैंने कुछ लेंडिंग किसी से बोरो करके नहीं कर रखा है। मेंटली यू बिकम मच स्ट्रॉन्गर टू प्ले द मार्केट। अगर आपको पता है कि आपको घर चलाने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करना है, तो वो एक अलग तरीका है काम करने का। इट कांट बी फॉर अ नॉर्मल पर्सन। ये मैंने एक्चुअली ये काफी जगह नोटिस भी किया कि बहुत बार जब लोग उतने कंफर्ट जोन से बाहर पैसे डाल देते हैं ना, विच मनी दैट दे एसेंशियली कैन नॉट टेक रिस्क ऑन, तो वो इरेशनल डिसीजन, वो इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई हो जाता है, फिर इट ऑलवेज एंड्स अप बैडली इन स्टॉक मार्केट। ये तो है ही। मार्केट में ना EQ is almost 70-75%. IQ is only 25%. 100%. And we spend so much time on talking about IQ. सर अब EQ ना वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन आल्सो। जो नया इन्वेस्टर है तो उसको समझ, मतलब ही, आई डोंट इवन ब्लेम द न्यू इन्वेस्टर, सब कॉम्प्रिहेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। बट व्हेन यू आर इन द मार्केट्स, जैसे मुझे तो अब रियलाइज हो गया है कि ये आफ्टर 11 इयर्स मार्केट की, स्टॉक मार्केट्स ना एकदम ट्रू कलर्स दिखा देता है, और प्रॉफिट में रहना तो और भी मुश्किल है, बिकॉज जैसे 10-20 रुपए प्रॉफिट है तो फिर हालत खराब हो जाती है स्टार्टिंग में, और जब लॉस हो रहा है तो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं कि भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो सर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हाउ डू दे मैनेज देयर EQ? जैसे अगर आप कितने इन्वेस्टर को देखोगे, अ लॉट ऑफ देयर, अब जैसे सब बहुत लोगों को मिलता है कि अब वॉरेन बफेट सर हैं, चार्ली मंगर, जॉर्ज सोरोस और एनी इंडियन इन्वेस्टर्स आल्सो, इन ये सब 100% राइट होते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक, हाउ डू दे मैनेज देयर इमोशंस? वो भी इंसान है, सो उनको वो अर्ज नहीं होता टू जस्ट कम आउट ऑफ द मार्केट और टू पैनिक, और टू, हाउ डू, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज देयर इमोशनल सीक्रेट? ये लोग सब पढ़ते बहुत है यार, बहुत पढ़ते हैं लोग। और ये लोग को जब भी लगता है ना कि कुछ भी चीज उनको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए आ गई है, ये तुरंत उस चीज से हट जाते हैं और बुक में घुस जाते हैं सारे के सारे। टेल मी वन बिग इन्वेस्टर हु डजंट रीड। बट सर इसमें ना, जैसे आई टेल यू माय पर्सनल थिंग, DHFL सिचुएशन में मेरा काफी कंसिडरेबल पोर्शन था उसमें, क्योंकि आई रिमेंबर 2019 में we were very bullish on NBFCs and banking, right, and real estate, NBFC, banking, real estate, and luckily they sectors performed really well. But IL&FS crisis हुआ और DHFL नीचे आने लग गया। अब अचानक से तो ऐसे बंद होता नहीं, कंपनी बंद हो रही है। तो I was also reading, because मेरा I think पोर्टफोलियो का 9-10% था DHFL में। अब मैं पढ़ता रहता था, जैसे आपने बोला, and I always used to read about the positive aspect, यार ये तो ठीक हो जाएगा, ये मतलब क्योंकि हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है। तो अगर कोई रीड भी करेगा तो ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ कि नहीं मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, होल्ड करो। सो हाउ टू कम आउट टू दैट? बिकॉज व्हेन यू इवन सपोज किसी ने किंगफिशर एयरलाइंस में भी सपोज करा होगा इन्वेस्ट, तो वो भी 50 रीजन उसको मिल गए होंगे कि किंगफिशर एयरलाइंस अच्छा क्यों है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो हाउ विल रीडिंग हेल्प इसमें? मतलब हाउ कैन, मतलब हम लोग अगर स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें कि अगर कोई पोजीशन किसी के पास, उन लोगों के पास पड़ी है, तो हाउ डू दे हैंडल अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट इन फेवर? तो स्टॉक पड़ा हुआ और वो स्टॉक गिर रहा है, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? तो हमें उस समय थोड़ी ना वो की बुक पढ़ने लग जाएंगे। ऑब्वियसली उस समय एक सिचुएशन आ गई है, एंड दे विल गेट डीपर इनटू द सिचुएशन एंड ट्राई टू रिव्यू देयर डिसीजन कि अब इस सिनेरियो में इस भाव पे रखने का है या नहीं रखने का है। एंड आई हैव सीन दे हैव अ वेरी स्ट्रांग एबिलिटी टू जस्ट कट पोजीशन, कि काट दो, सोचना नहीं है। और वो खुद नहीं काटते हैं, वो टीम को फोन करके कटवाते हैं। क्यों? खुद आप बटन दबा, हिम्मत ही नहीं होगी आपके बेचने की। सौदा लेते समय खुद अपने हाथ से करो, और सौदा काटना है तो किसी और से कटवाओ, तुम नहीं काट पाओगे। सर आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉइंट, काफी स्ट्रांग पॉइंट था। क्योंकि आप नहीं कर सकते हो ना, जब आपके पैसे लग रहे होते हैं तो आप कैसे लॉस बुक करोगे? तो आपको कोई ना कोई होगा जो बोलेगा मैं कर देता हूँ, तेरे से नहीं होगा, मैं करता हूँ तेरे लिए। वो अब ऑब्वियसली उनमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि वो लोग कर लेते हैं। और वही तो डॉक्टर कभी भी खुद के फैमिली पे ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका हाथ हमेशा कांपेगा। एग्जैक्टली। आई थिंक सर फॉर ऑल द यंग इन्वेस्टर्स ने काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग इन्वेस्टर्स फील कि यार देखो बड़े प्लेयर्स तो इतना कमाएंगे बिकॉज उनके पास इतना पैसा है, बट चाहे पैसा जितना भी हो, पैसा लॉस होने में सबको उतना ही इक्वली चुभता है। अरे बहुत ज्यादा भाई, बड़े लोग चाय अगर 10 रुपए की और 8 रुपए की, तो 8 ही रुपए की पीते हैं भाई। बड़े बड़े बने क्यों? क्योंकि उनको पैसे का वैल्यू पता है। वेरी ट्रू सर,
राइट। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को, राकेश जी या रमेश जी, इन लोग को कभी स्टारबक्स में नहीं देखोगे। अच्छा। वो नहीं जाते हैं ना, वो बोले मैं 250 रुपए की कॉफी किस बात की दूं भाई। इसीलिए वो बड़े बने हैं, पैसे का वैल्यू। हमारे अभी सिचुएशन अभी इंडिया में ऐसा हो गया है कि बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ फ्लैम्बॉयंसी एंड शोकेसिंग ऑफ लाइफस्टाइल, तो या डेट डेट का नेगेटिव साइड अभी कोई देख नहीं रहा है। एंड लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर ट्राइंग टू पुश लोन्स इन आवर थ्रोट कि ले लो लोन, ले लो लोन। इसका इम्पैक्ट अपने को 5 साल बाद पता लगेगा कि ये लोन जो बुक्स में खड़े हैं वो हमको कितनी इंटरनली कितनी बुरी तरीके से डैमेज कर दे रहे हैं। यस सर, यस सर, वो तो आई एग्री, बट दिस वाज एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि आई थिंक इंस्टाग्राम से भी, काफी सोशल मीडिया से भी हो गया कि यू हैव टू शो, अगर मतलब जैसे जो मुझे लगता है भोबा कि पीपल दे डोंट समटाइम्स वांट टू बी सक्सेसफुल, दे वांट टू शो दैट दे आर सक्सेसफुल, कि यहाँ पे भाई दैट्स पीछे क्या मर्सिडीज खड़ी है, आईफोन करेक्ट। लगे हुए हैं। सो ये काफी इंटरेस्टिंग था, इंस्पायरिंग था कि या अच्छा, कई कई बार क्या होता है हर्ष, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो लोग जानते हुए भी नहीं जानते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया, वो था पर्सनल इन्फ्लेशन रेट पे। वे मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि इन्फ्लेशन रेट कभी भी जनरिक नहीं हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक रेट निकाल दिया, इसका मतलब यही नहीं कि आपका वही रेट रहेगा। प्लस देर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ एस्पिरेशन इन्फ्लेशन, कि आज सपोज मैं ये फोन ले रखा हूँ, 15,000 रुपए का फोन है, बट मैं एस्पायर करता हूँ कि मैं भी 50,000 के फोन पे जाऊं, मैं 1 लाख का फोन पे जाऊं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट आर यू प्रिपेयर्ड टू मीट दैट एस्पिरेशन इन्फ्लेशन? हैव यू कैलकुलेटेड योर एस्पिरेशन इन्फ्लेशन कि 3 साल बाद मेरा एस्पिरेशन इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, और क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को उस तरह से प्लान कर रहा हूँ कि वहां पहुंच पाऊं? हाउ मेनी पीपल आर डूइंग दीज थिंग्स? पीपल आर बिजी living the current lifestyle, but people are not thinking about the future lifestyle which they want to live. सो एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन रेट, दिस इज, मतलब मेरा थोड़ा बबल बर्स्ट सा हो रहा है, बिकॉज आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन अ लॉट, क्योंकि सर सी, हाँ, एक तो पॉइंट आपका एकदम सही है, क्योंकि जैसे जैसे मैं खुद समझता हूँ कि अगर हम्म, 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक तो हो गया लोअर इनकम और एक हो हम्म, गया मिडिल इनकम और हायर। हम्म, अब लोअर इनकम का मेन खर्चा होगा घर, रोटी, कपड़ा, और जो एकदम बेसिक, तो उसमें तो हम्म, इन्फ्लेशन वही होगा जो सरकारी इन्फ्लेशन रेट फिगर दिखा रहे हैं। बट इफ जो मिडिल क्लास है उनका सिर्फ 20 to 30% खर्चा होता है इन सब चीजों में, बाकी तो फिर लग्जरी। अब एडिडास का जूता पहले आता था 1,000-2,000 में, रिमेंबर यूज्ड टू बी 1,000-2,000 का जूता, और ये बहुत बड़ी बात हो, मतलब इट यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव, मतलब मेरे परिवार में था कि 1,000-2,000 का जूता बड़ा महंगा है। अब तो अगर एडिडास के शोरूम जाएंगे तो 7,000 के नीचे तक। हश पपीज का शू ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 10,000 आजकल, नॉर्मल एवरेज शू। सो इन्फ्लेशन रेट ऑन अस इज मच हायर, जो एक्चुअलिटी में फिगर्स दिखा रहे हैं, बट इसमें एस्पिरेशनल इंटरेस्ट इन्फ्लेशन का तो और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने बिकॉज वो वीडियो बनाया था, आप देखिएगा जरूर। और मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक मतलब एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक बात कर रहा हूँ आपके साथ में। आप कभी किसी बस्ती में जाइए और वहाँ के जो मिलेनियल्स है उनसे बात करिए, तो वो 8,000 10,000 का स्मार्टफोन अभी यूज कर रहा है, बट वो भी 20,000 का स्मार्टफोन यूज करने के लिए सोच रहा है। सोच रहा है। ये जो यस। एडिडास वाला आपने एग्जांपल दिया, हम लोगों ने कभी भी, आप है ना, कभी भी एडिडास का फैक्ट्री स्टोर में जाइए और वहां ऑब्जर्व कीजिए वहां कौन आ रहा है। हम्म। वहां पर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने कभी भी ब्रांडेड शूज नहीं लिया है। वो बस्ती में रहे हैं या वैसे हैं, और उनको एडिडास में जाना है, तो वो एडिडास का मेन शोरूम में जाके नहीं खरीद रहे हैं, वो फैक्ट्री आउटलेट में जा रहे हैं, और वही एडिडास का शूज जिसमें थोड़ा सा कुछ डिफेक्ट होगा इसलिए वो फैक्ट्री आउटलेट में है, या वो पुराना डिजाइन होगा फैक्ट्री आउटलेट में पड़ा है जो 70% 80% डिस्काउंट में दे देता है, वो लोग वो वहां जा रहा है और वो भी एडिडास का जूता पहन रहा है, लेकिन उसका एस्पिरेशन उसको अभी वहीं तक ही अलाउ कर रहा है। आपका एस्पिरेशन उसको आपको यहां तक अलाउ कर दिया। फिर ऑब्वियसली इंडिया के अंदर में लग्जरी इज अ बिग बिग मार्केट, so every Yeah. one of us are moving to the next level of aspiration inflation rate, but people are not preparing themselves for that next level of aspiration. So what do you think people can do to prepare themselves? A wise investments, that's the only way out. क्योंकि रेवेन्यू, देखिए रेवेन्यू आपके कंट्रोल में कई बार नहीं होती है कि अभी बस जॉब इतना ही का ही मिलेगा, विच इज द मिडिल क्लास, इंडिया मिडिल क्लास इज जॉब, राइट? तो अभी कितना फाइट कर लोगे? ऐसा तो है नहीं कि आपको जॉब ग्रोथ हर साल बहुत ज्यादा मिलेगी। वो 15 साल का एवरेज 15%, 10 से 15% का एवरेज जॉब ग्रोथ है इंडिया के अंदर में सैलरी का, वो तो वही रहने वाला है। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास जो नेट पे सेविंग्स है, उस सेविंग से एडिशनल इनकम जनरेट करने का ही एक सोर्स बचा, विच इज राइट इन्वेस्टमेंट्स। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में एफडी में पड़ा है, उससे ज्यादा पैसा इंडिया में सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है। दिस इज रिडिकुलस। व्हाट आर यू डूइंग विद योर मनी? आप बैंक्स को पावर कर रहे हैं, आप बैंक एम्प्लॉयज को रिच बना रहे हैं, और आपका पैसा जो है वो डिग्रेड हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जब तक लोग सोचना नहीं चालू करेंगे, और इक्विटी मार्केट को एक हवा बना रखे कि इक्विटी मार्केट में पैसे लग जाते हैं। अरे आप
प्राइस रोज देखोगे और हाई प्राइस पे आप बाई करोगे तो आपका स्ट्रेटजी नहीं होगा तो पैसे तो लगेंगे. Right way to invest, and I think all of us who are involved in giving the right direction to real Bharat are reaching to maximum people and giving them some direction. Yes. 10% भी लोग बच जाते हैं तो it's okay, we have done our work. True, sir. जैसे आई थिंक किसका कोट था मैं भूल रहा हूँ. आई थिंक पीटर लिंच का था शायद. दैट अ गुड इन्वेस्टर दैट इन्वेस्टर हु फॉरगेट्स हिज ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड. मतलब इतना यू शुड नॉट बी ऑलवेज इनटू स्टॉक मार्केट्स. और आई थिंक रियल एस्टेट में भी लोग इस चक्कर में कमाते हैं बिकॉज एवरी डे वो ब्रोकर को कॉल करके पूछ नहीं रहे कि प्रॉपर्टी का रेट क्या हो गया, 10 रुपए ऊपर गया या 15 रुपए नीचे गया. तो ट्रू सर, ये तो काफी इंटरेस्टिंग था. ठीक है, तो सर जैसे अब आपने बोला कि देयर इज अ प्रॉब्लम और आपने बोला कि 10% ही बच पाएंगे, जो एक्चुअली फैक्ट है. व्हाई डू यू थिंक एंड हाउ डू यू थिंक पीपल आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट? बिकॉज जब कोई भी बहुत लोग होते हैं, जैसे बहुत पेरेंट्स मुझे कॉल किया कि अरे सर मेरा बच्चा स्टॉक मार्केट में चला गया, मुझे बचाना उसे कि वो कुछ डेंजरस लाइन में जा रहा है. एंड आई गेट इट, क्योंकि वो भी कुछ एक सच एंगल से आ रहे हैं. हर स्टीरियोटाइप को सच होता है कि पहले टाइम क्या हो सकता है कि पेरेंट्स के टाइम पे, जैसे आपने बोला 92s अर्ली 2000 में ब्रोकर्स उतने क्लियर नहीं थे, इतने वो कहते हैं देयर यूज्ड टू बी प्रॉब्लम्स, जैसे आपने बताया. ठीक है, जैसे आपने खुद ही बोला कि फैट फिंगर प्रॉब्लम हो रही, तो वो ट्रेड ही कुछ और कर रहे हैं, तो उसकी रेपुटेशन तो अच्छी नहीं है. सो ऐसा हम क्या कर सकते हैं टू हेल्प इंश्योर द पीपल कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेट रिच क्विक सीन? व्हाट डू यू थिंक पीपल कैन डू? बिकॉज अभी भी लोग टेलीग्राम में तो टिप्स सब ले ही रहे हैं, तो उसका तो मार्केट है ही पूरा. सो व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू एज अ सोसाइटी टू इम्प्रूव दिस? जैसे कोई नशेड़ी होता है ना, नशा का उसको आदत लग जाता है, तो लोग बोलते हैं ना मेरा बच्चे को नशे का आदत लग गया, इसको रिहैब सेंटर में डालो. तो शेयर बाजार में भी कुछ लोगों को नशा हो जाता है, तो उनको रिहैब में डाल देना चाहिए कि भैया तुमको नशा हो गया प्राइस देखने का दिन भर, तुमको कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम वो कंपल्शन से निकलो सिस्टम से. आई थिंक द व्हाट वी ऑल शुड डू इज highlight more the wealth aspect of stock market and not the trading aspect of stock market. Trading is good for someone who knows what he is doing, and there has to be proper method to madness. और systems है, processes हैं, जो कोई अडेप्ट कर ले तो ट्रेडिंग भी अच्छे से कर सकता है. जितना सिस्टमैटिक करेगा उतना अच्छे से होगा. बट वेल्थ क्रिएशन जो है ना, वे यू, जैसा आप लोग भी बोलते हैं ना कि भाई आप उस बिजनेस का पार्ट बन गए और आप राइड कर रहे हो उस बिजनेस ग्रोथ को, वो दैट इज अ लार्जर पिक्चर विच हैज टू बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन सोसाइटी. और हो रहा है सर. अभी आपने अपने सबको ही कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार नहीं बता के, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एंड इट इज देयर. इट इज रिवॉर्डिंग पीपल हु बिलीव दैट इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. जो भी नए फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब टू एक्चुअली स्प्रेड दिस मैसेज. करेक्ट. अच्छा सर, what is that, एक final question मेरा, what is that one thing that you disagree with all the other investors? One thing that you believe but other investors disagree with you? ये सब क्वेश्चंस आप पहले दे थे तो मैं इसका जवाब रेडी कर सारे के सारे क्वेश्चंस इम्प्रॉम्प्टू चल रहे हैं आपके. This is very good also. It gives me a very natural reactions. हाँ सर, मैं तो बस आपकी वो वाइब पढ़ते पढ़ते आई एम जस्ट क्वेश्चंस खुद ही आ जा रहे हैं, तो मैं तो उससे ही पूछ जा रहा हूँ. So I disagree with buy and hold strategy. I because we are living in a very different world. We are going to see metaverse, which is going to be far bigger than this universe. So buy and hold may not be a great strategy. What has worked in last 100 years for those great guys may not be a great strategy for coming 100 years. So that's why I've become more of a momentum investor. But yes, I will work on my theme, but I will always be ready to exit. I'm not going to be the person who will always find value in grossly undervalued things. हाँ ठीक है, अंडरवैल्यूड है, जब वैल्यू आएगा तब घुस जाएंगे. महंगाई घुसना होगा तो महंगा घुस जाएंगे, बट एटलीस्ट विद हायर प्रोबेबिलिटी की ये ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता हो. तो सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हमने करके, तो हाउ विल यू डिसाइड कि यार अब टाइम आ गया निकलने का? वो मेरा मोमेंटम अगर उसमें से डाई डाउन हो गया तो मैं निकल जाऊंगा. मतलब मेरा लॉन्ग टर्म का परिभाषा थोड़ा डिफरेंट है. फॉर मी इवन अ लॉन्ग टर्म इज अ लॉन्ग स्विंग स्ट्रैटेजी. मैं कोई स्टॉक को ले रखा हूं और उसमें लॉन्ग टर्म मुझे होल्ड करना है, जब तक मेरे को स्विंग फेवरेबल है. A long swing can be identified through monthly charts. लोग एक मिस्टेक करते हैं कि चार्ट मतलब ट्रेडिंग. मैं बोलता हूँ भाई इन्वेस्टिंग भी ट्रेडिंग है, क्योंकि ट्रेड तो डालेगा ही ना इन्वेस्ट करने के लिए भी. ट्रेड बिना तो होगा नहीं इन्वेस्टमेंट. ट्रू. मंथली चार्ट देख के लंबा स्विंग्स को पकड़ो, और जब तक मोमेंटम है तब तक स्टॉक में जिस दिन मोमेंटम वीक हो गया, दिख रहा है सामने कि कोई ना कोई ऑपरेटर है इसमें से एग्जिट कर रहा है, तभी ना मोमेंटम वीक होगा. उस दिन तुम भी एक बार निकल जाओ. और दूसरा, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी होगी. आ जाए एक स्टॉक में आप अटके, जैसे आईटीसी है, अब उसमें अटके रहोगे तो अटके रहो,
तब तक दूसरे स्टॉक्स तो रिटर्न देके चले ही जाएंगे। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो आप पढ़े, ठीक है, वो उनके लिए अच्छा है जो कुछ भी नहीं देख सकते हैं, तो ठीक है, उनके लिए म्यूचुअल फंड है। अगर आप कुछ देख ही नहीं सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहिए, फिर फंड मैनेजर पे छोड़िए, वो आईटीसी में डालेगा कि डाबर में डालेगा। ट्रू 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 ट्रू। ये तो सर है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डोंट रियलाइज कि लॉस में निकलना आसान नहीं होता। मतलब वो आदमी मतलब मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आर पावर अभी तक होल्ड किया हुआ है, अभी तक जो हाँ, आर पावर अभी तक होल्ड, सुजलॉन भी आपको सुनने में आ जाएगा, आर पावर भी होल्ड किया हुआ है, एंड उनकी गलती नहीं है, बिकॉज यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन बैलेंस टू कम आउट ऑफ इट। और सर इंटरेस्टिंग है। तो सर जो ऑपरेटर आपने बोला जो एक्चुअली जो बिग मनी इन द मार्केट, स्मार्ट मनी है, तो हाउ डू यू ट्रैक देम? आप उनको एफआईआर डीएस की सेलिंग सीखोगे या फिर आप वॉल्यूम्स को ग्राफ में एनालाइज करोगे? अगर आपके कितने दोस्त होंगे, आपके 10-15 बहुत क्लोज दोस्त होंगे ना, वो स्कूल वाले और कॉलेज वाले, दस हाँ, पंद्रह पाँच बीस पाँच छः पाँच छः। पांच छह, या करे कर। और लेकिन फेसबुक फ्रेंड्स तो बहुत सारा होंगे, फेसबुक यस ट्विटर यस विटर में, यस है ना। यस। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है कि सारे स्टॉक ही आपके दोस्त बन सकते हैं, बट दोज आर नॉट रियली फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो वही 10-15 स्टॉक होते हैं जिनको आप सुबह से रात तक देखते हैं, जिनमें मतलब आप पूरे घुसे हुए हैं। हम्म वो फिर एक पॉइंट पे बता ही देता है कि भैया ये मेरे स्टॉक में अभी कोई ना कोई ऑपरेटर आ गया है, तो तुमको भी आना है तो आ जाओ। वो मतलब हम्म इट्स अ कंटिन्यूअस बेसिस पे आप उसको देखते रहोगे ना, उसके डेटास को ट्रैक करोगे। शाम को जैसे हमने स्टॉकेज इसलिए बनाया कि शाम को शांति से आधा घंटा बैठो, अपने स्टॉक्स के बारे में देखो, वहां हो क्या रहा है, अनाउंसमेंट क्या हो रही है, प्राइस कैसे मूव किया है, क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं उनमें। करते करते आपको अपने माइंड को इतने अच्छे से मैप कर देना है कि वो स्टॉक्स में आपको फील आ जाती है। तो डेटा सारा देखना पड़ेगा, डिलीवरी, ओपन इंटरेस्ट, अनाउंसमेंट्स, हम्म। कंपनीज के डील्स हो रहे हैं क्या, कुछ प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। एंड देन फाइनली योर माइंड विल स्टार्ट मेकिंग जजमेंट ऑन दैट स्टॉक। ह्यूमन माइंड इज सो पावरफुल, आई कांट टेल यू हर्ष। हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखे हैं अपने आप को। वी हैव नेचुरल एल्गोरिदम्स इन आवर माइंड विच हेल्प्स अस टू प्रोसेस द डेटा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जो कर रही है, आवर माइंड हैज दैट इनबिल्ट इंटेलिजेंस कि वो एक जजमेंट क्रिएट कर लेती है। एंड यू फील सर ये जो आपने बोला जो थर्ड आई जिसमें बोलते हैं कि ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत सब चीजों कंबाइंड ये आता है विद टाइम। सो ये एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा, या व्हाट्स द मतलब हाउ टू डेवलप दिस फैक्टर जो एक्स इट्स अ फैक्टर? 3 डायमेंशन मैट्रिक्स। अगर मुझे डिजाइन करना हो तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एंड नॉलेज, एंड ऑब्वियसली कंटेंट कितना है आपके अंदर में, आप कौन है। आप मतलब एक आईक्यू का रोल तो है ही, ऐसी बात नहीं कि मैं आईक्यू को डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ, बिकॉज जिनका आईक्यू अच्छा होता है ऑब्वियसली सोसाइटी में ये डिफाइंड है कि जिनका आईक्यू अच्छा होगा वो अच्छा करते ही है लाइफ में। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दैट यूनिक ओरिएंटेशन। सो आई वुड से आईक्यू, एक्सपीरियंस एंड EQ, probably ये तीन combination leads to that designing of the 3D matrix for you. सर आई हैड अ प्लेजर टॉकिंग टू। आज आई थिंक हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से छेड़ दिया, फ्रॉम वेयर द मार्केट इज गोइंग, फ्रॉम योर फैमिली बैकग्राउंड, फ्रॉम योर हिस्ट्री इन स्टॉक मार्केट, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स यू आइडलाइज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात हो गई, न्यू कमर इन्वेस्टर्स की बात हो गई, एंड वी वेंट इनटू अपना इकोनॉमिक्स में भी बात कर ली, फेड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द हाउस ऑफ फाइनेंस। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड डेफिनेटली फॉलो विवेक बजाज। सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, and you will definitely learn a lot from him. Sir, thank you so much for giving us your time. Thank you, Harsh. Thank you so much. अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much.